वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। तो आज की हमारी इस क्लास में हम पूरी बॉटनी को कवर करेंगे, है ना, क्योंकि बॉटनी से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने एक ही लेक्चर में समाहित करने की कोशिश की है। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिए। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा बेसिक देखेंगे बॉटनी के बारे में, और उसके बाद हम कुछ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट के वर्गीकरण हैं, उनको निर्धारित करेंगे, उनको देखेंगे कि किस तरीके से पादपों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, क्या उनकी विशेषता है। कुछ पौधों पर भी बात कर लेंगे, कुछ पौधों की विशेषताओं पर भी हम बात करेंगे, है ना। और अंत में जो प्लांट के भाग हैं, जैसे रूट है, जड़ों के प्रकार देखेंगे, तने के प्रकार देखेंगे, पत्तियों के प्रकार देखेंगे, किस तरीके से ये कार्य करते हैं, इनमें क्या मौजूद होता है, कैसे पौधे भोजन बनाते हैं, जमीन से क्या लेते हैं, ठीक है, जमीन में क्या क्या उपस्थित होता है, कौन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितना भी डिटेल है आज हम यहाँ इस क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इसके अलावा दो टॉपिक और बचेंगे, एल्गी और फंजाई, है ना। बॉटनी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एल्गी और फंजाई से, शैवाल और कवक से। तो इनके हम दो सेपरेट टॉपिक रखेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ब्रॉड टॉपिक हैं और इनसे अधिकांश तौर पर अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोनों को मैंने इस बॉटनी के चैप्टर से अलग किया है और दोनों को सेपरेटली पढ़ाया है, और उनके लेक्चर भी आपको आगे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत ही कवक और एल्गी आता है, ठीक है। कवक और एल्गी आता है, शैवाल भी आता है और फंजाई भी आता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बॉटनी जो शब्द है इसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहा जाता है ना। वनस्पति आप जानते हैं, पेड़ पौधों का संपूर्ण अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पेड़ पौधों का संपूर्ण अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान इंग्लिश के शब्द बॉटनी से बना है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि बॉटनी किस भाषा का शब्द है, तब आप लगाएंगे ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द? तो उसका नाम है वास्कीन। क्या नाम है? वास्कीन। तो वास्कीन जो है ये सबसे पहले उत्पन्न शब्द हुआ था, सबसे पहले ये शब्द आया था जो कि ग्रीक भाषा का था। और इसी वास्कीन का अर्थ ग्रीक भाषा में चरना होता था। क्या होता था? चरना। अब आप जानते हैं चरना मतलब क्या होता है? जो जानवर होते हैं उनके खाना खाने की प्रोसेस को चरना कहा जाता है। हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाना कहलाता है, लेकिन जब वो खाना खाते हैं तब उन्हें चरना कहते हैं, ठीक है। तो इस चरने को ग्रीक में वास्कीन कहते हैं, फिर ये इंग्लिश में मॉडिफाइड हुआ, बॉटनी बना, और हिंदी में इसका मीन रख दिया वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और ये सब किया किसने? ये सब किया था थियोफ्रास्टस के द्वारा। किसके द्वारा? थियोफ्रास्टस। इसी कारण थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या मानते हैं हम? पिता मानते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो आप लगाएंगे वनस्पति विज्ञान के पिता जो हैं वो हैं थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि थियोफ्रास्टस को हमने वनस्पति विज्ञान का पिता क्यों माना? तो इसलिए माना क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा कारनामा किया। इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 500 पौधे लिए, इन पर रिसर्च करना आरंभ किया और लगभग 500 पौधों के सारे प्रकार कि उनके टाइप क्या हैं, उनका शेप क्या है, उनका साइज क्या है, कितने लंबे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, उनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या है, उनका प्रजनन क्या है, उनका प्रकाश संश्लेषण क्या है, मतलब उनके जितने भी गुण हैं सभी को एक साथ क्रमबद्धता से अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इन संपूर्ण 500 प्लांटों को एक किताब में, उनका जितना भी व्यवहार था, जितने भी उनकी प्रॉपर्टीज थी, उनको एक किताब में लिख दिया। बात समझ में आई? और उस किताब का नाम था हिस्टोरिया। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। 500 प्लांटों का वर्गीकरण कर दिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक किसने लिखी? तो थियोफ्रास्टस ने। किसने लिखी? थियोफ्रास्टस ने। इनने भी थोड़ा बहुत वर्गीकरण और किया, और इसके बाद इसी कारण इन्हें हमने पिता कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये सबसे पहले इन्होंने बताया था। फिर एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था कार्लस कैरोलस लिनियस। पूरा नाम क्या था? कार्लस कैरोलस लिनियस। इन्होंने भी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था स्पीसीज।
क्या नाम था? स्पीसीज प्लांटेरम। क्या नाम था? स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, और प्लांटेरम का मतलब होता है प्लांट। तो प्लांटों की बहुत सारी प्रजातियां ली और प्रजातियों के आधार पर इन्हें वर्गीकरण किया। किस आधार पर? प्रजातियों के आधार पर वर्गीकरण किया। इनने एक ही जीनस की बहुत सारी प्रजातियां ली और उनमें उन्होंने बताया कि देखो एक ही कैटेगरी है लेकिन उसमें भी अलग अलग क्या हैं, उनके कार्य हैं। तो इसी कारण इनकी जो बुक थी वो स्पीसीज प्लांटेरम थी, है ना। तो ये दो वैज्ञानिक थे, थियोफ्रास्टस और लिनियस, दोनों की बुकें मैंने आपको बताई। अब इनके संबंध में एक बात कही जाती है, जब भी आपसे पूछे कि वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, तब आप लगाएंगे थियोफ्रास्टस, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, आधुनिक बॉटनी का पिता कौन है, तब आप क्या लगाएंगे? कैरोलस लिनियस। बच्चे यही गलती कर देते हैं, या तो लोग थियोफ्रास्टस पढ़ लेते हैं, है ना, या लिनियस पढ़ लेते हैं, और जब एक पढ़ लेते हैं और दूसरा आंसर आता है तो हम वही लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थियोफ्रास्टस सबको पता है लेकिन लिनियस नहीं पता। तो आधुनिक शब्द जब सामने जुड़ जाए तब आपको क्या लगाना है? कैरोलस लिनियस। इन्होंने वर्गीकरण किया था वो एक अलग बात है ना, लेकिन इन्होंने जो मुख्य तौर पर वर्गीकरण किया था वो पौधों का किया था। इसलिए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैरोलस लिनियस को वनस्पति विज्ञान का पिता माना जाता है, आधुनिक, ठीक है। लेकिन अगर ओनली पूछे तब थियोफ्रास्टस। बात क्लियर है? इसके अलावा इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम है ना, बॉटनिका है, फिलोसोफिया है, सिस्टमा नेचर है, ऐसी बहुत सारी बुकें लिखी जो मैंने आपको पिछली क्लास में वर्गीकरण में लिखा दिया है। तो यहां पर आप बस दो चीजें लिखेंगे, थियोफ्रास्टस, लिनियस। इसके अलावा दो वैज्ञानिक और हैं, तीन वैज्ञानिक और हैं, ठीक है। ये दोनों तो आपने समझ लिया कि इनने थोड़ा सा वर्गीकरण दिया। अब यहां पर इन्होंने क्या कर दी? शुरुआत कर दी। थियोफ्रास्टस ने, लिनियस भाई साहब ने स्टार्ट कर दी। इन्हें हमने वनस्पति विज्ञान का पिता कह दिया, इन्हें हमने आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता कह दिया। लेकिन इसके अलावा तीन वैज्ञानिक और आए, तीन नहीं वैसे तो बहुत सारे आए, लेकिन हम मुख्य तौर पर दो तीन वैज्ञानिकों की बात करेंगे। एक आए बेंथम एंड हुकर। ये सामान्य तौर पर ये चीजें बताई नहीं जाती है ना, ये बहुत हम एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं। बेंथम एंड हुकर, तो बेंथम एंड हुकर आए, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से पौधों की कार्यात्मक यानी फिजियोलॉजी है, उनके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन और अलग होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कैसे? तो इन्होंने फिर एक बुक लिखी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। क्या नाम था? जेनेरा प्लांटेरम। बात समझ में आई? जेनेरा प्लांटेरम। तो देखो तीन बुकें एक सी हो गई, हिस्टोरिया प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम और जेनेरा प्लांटेरम। ये तो सबको पता है कि प्लांटेरम लास्ट में जुड़ा है तो वो वनस्पति विज्ञान की बुक है, लेकिन किसकी बुक है इसमें समस्या आ जाती है, क्योंकि तीनों नाम एक से हैं, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम और हिस्टोरिया प्लांटेरम। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसको आप बिल्कुल कंपैरेटिवली लिखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तीनों के नाम अच्छे से लिखेंगे और 3-4 बार रिवाइज करेंगे, तब जाके ये कंफ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पहली बुक थियोफ्रास्टस के द्वारा, स्पीसीज प्लांटेरम कैरोलस लिनियस के द्वारा और जेनेरा प्लांटेरम बेंथम एंड हुकर के द्वारा, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम प्लांटों को डाइकोट, मोनोकोट और जिम्नोस्पर्म के आधार पर बांटेंगे, जिम्नोस्पर्म के आधार पर। अभी आप घबराओ मत कि डाइकाट, मोनोकाट, जिम्नोस्पर्म क्या है, ये आपको अभी नहीं लिखना है। अभी मैं सभी वैज्ञानिकों का एक साथ सामूहिक वर्गीकरण आपको लिखाऊंगा और वही आपको लिखना है, क्योंकि उससे स्पष्ट समझ में आता है, ठीक है। इन जो वैज्ञानिकों का वर्गीकरण है वो कभी नहीं पूछा जाता। जब आप है ना एमएससी वगैरह करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, पीएचडी वगैरह करेंगे, तब जो एडवांस बुकें होती हैं उनमें ये वर्गीकरण लिखा रहता है कि जब किसी भी पर्टिकुलर पौधे पर गहराई से अध्ययन किया जाता है तो उस प्लांट का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को बेंथम एंड हुकर के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है और हचिंसन के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। हचिंसन, है ना, ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। दो वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा वर्गीकरण है, बेंथम एंड हुकर का और हचिंसन का। क्या वर्गीकरण है इतना गहराई से आपको नहीं जाना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बस आपको इनकी बुक याद रखनी है ना। तो हचिंसन भाई साहब ने एक बुक लिखी जिसका नाम था फैमिली ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट, फ्लोवरिंग प्लांट। देखो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्ट्री की सबसे पहले बात की थियोफ्रास्टस,
फिर उसके बाद स्पीसीज के आधार पर वर्गीकरण किसने किया? स्पीसीज प्लांटेरम में कैरोलस लिनियस ने। उसके बाद जेनेरा प्लांटेरम का मतलब होता है जीनस, और जीनस में आपको अच्छे से बता चुका हूं वंश। जीनस क्या होता है? वंश होता है। वंश और प्रजाति में अंतर क्या है? जैसे मान लो गेहूं, गेहूं क्या है? एक वंश है, लेकिन गेहूं की बहुत सारी प्रजाति होती हैं। लोकमन भी है, सरबती भी है ना, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं। चना है तो चना वंश है, लेकिन आपने देखना होगा काबुली चना है, कहीं ये चना है, कहीं वो चना है, कहीं गुलाबी चना है, तो बहुत सारे चना हैं। तो वैसे ही वो क्या होता है? वंश होता है। वंश पर्टिकुलर होता है और उसी के अंदर बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो प्रजातियों के आधार पर वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने कहा। फिर बेंथम एंड हुकर ने जीनस के आधार पर वर्गीकरण किया। लेकिन फिर हचिंसन भाई साहब आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, प्लांट तो सब एक से हैं, प्लांटों का जो फूल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लांट जिस तरीके से फूलेगा गुण भी उसी तरीके से होंगे। तो इन्होंने बुक का नाम लिखा फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एक फैमिली है, उस फैमिली में सारे प्लांटों को रखा जिनमें फूल है। तो इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इन दो वैज्ञानिकों का क्लासिफिकेशन मुख्य तौर पर पूछा जाता है ना। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बुक याद रखना है। इनकी है जेनेरा प्लांटेरम और हचिंसन की है फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक और वैज्ञानिक का जिनका नाम था ओस्टवाल्ट। एक और वैज्ञानिक का जिनका नाम था ओस्टवाल्ट टिप्पो। ओस्टवाल्ट टिप्पो ने भी एक वर्गीकरण दिया है ना, और इनका वर्गीकरण भी उतना ज्यादा मान्य नहीं है और इनकी खासकर कोई ऐसी बुक भी नहीं है। ठीक है, हचिंसन ने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में क्लासिफिकेशन किया था, है ना। इनने डाइकॉट, मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म में वर्गीकरण किया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस बुक याद रखना है। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए 1983 में, इकेहलर। 1983 में एक वैज्ञानिक आया इकेलर। तो इकेलर का जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे ज्यादा सर्वमान्य है। वैसे तो एडवांस बुकों में बेंथम, हुकर और हचिंसन का दिया रहता है, लेकिन एकेलर का जो वर्गीकरण है ये समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समझ में बहुत अच्छे से आता है और समझना ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पीसीएस, यूपीएससी और एमपीपीएससी का मेंस भी लिखते हैं तब भी आपसे क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे बुक पूछी जाएगी, है ना। 3 नंबर में तो बुक का नाम बता देंगे, वैज्ञानिक का नाम बता देंगे और बुक किस आधार पर है ये बता देंगे। वैसे ये पूछा नहीं जाता है ना, वर्गीकरण से कभी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में नहीं आता, बस बुक पूछी जाती है, तो बुक मैंने आपको लिखा दी है। लेकिन समझने के लिए एक वर्गीकरण जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब तक मैं आपको क्लासिफिकेशन नहीं बताऊंगा तब तक आपको प्लांटों का वर्गीकरण समझ में कैसे आएगा कि कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में है और प्लांट कैसे क्लासिफाइड हुए हैं। इन वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण तो दिया है, लेकिन उसका वर्गीकरण किया कैसे है। तो मैं एक आपको बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन बताता हूं, जो कि किसने दिया 1983 में, इकेहलर भाई साहब ने। किसने? इकेहलर ने क्या कहा कि हम सारे प्लांटों को क्या करते हैं, 2 ग्रुप में बांटते हैं। लोगों ने कहा कौन से 2 ग्रुप? इसने कहा एक ग्रुप को हम कहते हैं क्रिप्टोगेमस। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमस। जो शब्द समझ में न आए वो आप पूछ लेंगे, नहीं पूछेंगे तो आप देखो, इसका हिंदी भी क्रिप्टोगेमस है। तो जो हिंदी मीडियम से है वो क्रिप्टोगेमस हिंदी में लिख लो। याद अगर आपको हिंदी में होता है तो हिंदी में करिए, इंग्लिश में होता है इंग्लिश में करिए। विज्ञान में सबसे बड़ी बात यही है कि हिंदी इंग्लिश में ज्यादा भेद नहीं होता, सेम होते सारे शब्द। तो क्रिप्टोगेमस आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक वर्गीकरण रखा है इनने फेनेरोगेमस। फिर लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या है, तो पहले लिख लो, पहले बना लो, है ना। क्रिप्टोगेमस, फेनेरोगेमस। इसको फिर 3 भागों में बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पीसालेंट, है ना, पीसालेंट, टेरिडोफाइटा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस सेक्शन, इससे क्वेश्चन नहीं आते। इसे फिर 2 भागों में बांटा, एक बांटा जिम्नोस्पर्म में, इसको हिंदी में कहते हैं अनावृत, अनावृत बीज।
और दूसरा यहां लिख देता हूं मैं एंजियोस्पर्म। इसको कहते हैं आवृत बीजी, आवृत बीजी, है ना। फिर जिम्नोस्पर्म को भी 3 भागों में बांटा है, लेकिन इतना आपसे कभी नहीं पूछेगा। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर 2 भाग हैं, इससे क्वेश्चन आता है बार बार। मोनोकोट मतलब एक बीज पत्री, डाइकोट द्विबीज पत्री। ये क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लो, इतने में आपका काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो अभी मैंने वैज्ञानिक बताए उनने इनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े क्लासिफिकेशन किए हैं, है ना। ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। थैलोफाइटा का अलग क्लासिफिकेशन है, ब्रायोफाइटा का अलग क्लासिफिकेशन। ब्रायोफाइटा का तो इतना बड़ा है कि ये बोर्ड पर भी नहीं बनेगा। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट के अंदर भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी। तो उतना आपसे नहीं पूछेगा इसके अंदर, आपको इतना आपको बस यही याद रखना है, बस यही याद रखना है। इसमें आपको एक समझ विकसित हो जाएगी कि भाई हमारे संसार में प्लांट कितने प्रकार के हैं। इसको बना लिया। अब इसके साइड में आप थोड़ी सी चीजें लिखते जाओ ताकि आपको समझ में आ सके कि ये है क्या, ये है क्या। जब सारे प्लांटों का अध्ययन किया गया, सभी वैज्ञानिक, देखो यहां पर हम कंबाइन रूप से पढ़ रहे हैं, यहां कोई पर्टिकुलर वैज्ञानिक नहीं है, एक जरूर नाम लिखा रहता है, लेकिन एक कंबाइन है। सभी वैज्ञानिकों के जो आधार थे उनको एक साथ सामूहिक रूप से अध्ययन करके एक बनाया गया है। तो जब संसार में सभी प्लांटों का अध्ययन किया गया तो एक प्लांट मिले जिनमें बीज थे, बीज वाले, और एक पौधे हमें मिले बिना बीज वाले। अब आप कहेंगे कि पौधा ऐसा कौन सा होगा जिसमें बीज नहीं होगा, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि बीज किसमें नहीं होता, ठीक है, बिना बीज वाले। तो ये जो कैटेगरी है पूरी, इसमें बीजा होता ही नहीं है, सीड लेस प्लांट हैं, इनमें बीज होते ही नहीं हैं। और ये जो पूरी कैटेगरी है इसमें बीज होंगे ही होंगे। जब बीज मिला तो जब बीज पर अध्ययन हुआ, देखो बिना बीज वाले पर अध्ययन क्या करोगे जब बीज ही नहीं है, लेकिन जिसमें बीज है उस पर जब अध्ययन हुआ तब देखने को मिला कि यार एक बीज ऐसा है और एक बीज ऐसा है। तो एक बीज के ऊपर हमें कवर नहीं मिला, इसे हमने कह दिया नग्न बीजी। इसे क्या कह दिया? नग्न बीजी। नग्न बीजी का ही पर्यायवाची है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी को आप संधि विच्छेद करो, अनावृत बीजी मतलब बीज पर आवृत नहीं है, बीज पर आवृत नहीं है इसलिए अनावृत बीजी है, इसलिए बीज कैसा है? नग्न है, इसलिए हम इसे नग्न बीजी इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और एक बीज हमें ऐसा मिला कि बीज के ऊपर क्या है? कवर है। बीज के ऊपर क्या है? कवर है। आपने देखा होगा बीज, इसको नेकेड भी कहते हैं, इसको नेकेड भी कहा जाता है। बीज के ऊपर छिलका होता है, जैसे चने आने खाते हो आप, चने फुला के अगर आपने कभी खाए होंगे तो चने के अंदर 2 दाल टाइप की रहती हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कवर रहता है ना, कवर रहता है। वो दर्शाता है कि कौन सा बीज है, वो एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी है, क्योंकि उसमें आवृत है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? आवृत है, ऊपर क्या है? कवर है। बात समझ में आई? बात क्लियर है? तो उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। जब कवर वाला बीज मिला तो कुछ बीज ऐसे मिले कि जो बीज एक ही हैं, कवर तो है लेकिन एक ही हैं, और कुछ बीज ऐसे हैं कि जो एक तो है लेकिन बीज से फटे हुए हैं, बीज से कटे हुए हैं। तो जो एक ही बीज है कवर वाला, उसको हमने एक बीज पत्री कहा। एक ही बीज है, एक बीज पत्री, मोनोकॉट, मोनो मतलब एक। और एक बीज हमें ऐसा मिला कि कवर तो है लेकिन वो 2 भागों में बट रहा है, 2 भागों में बट रहा है, इसलिए उसे द्विबीज पत्री कह दिया, डाइकॉट कह दिया। उदाहरण के तौर पर दाल आपने अभी तक जितनी भी खाई होंगी, किसी भी दाल को आपने पूरा नहीं खाया होगा। वो कैसी होती हैं? टूटी हुई होती हैं। जैसे चने की दाल है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, बटरी की दाल है, कोई सी भी दाल है देखी हो आपने, नहीं देखी ना तो आज आप किचन में जाइए, मम्मी से पूछिए कि मुझे कुछ दालें दीजिए, और उन दालों को जब आप देखेंगे तो वो दालें आपको इस तरीके से दिखाई देंगी, आधी और आधी इस तरीके से कटी हुई। क्यों दिखाई देंगी? क्योंकि पहले वो एक बीज था, लेकिन उस बीज को जब फोड़ा गया तो वो आधा आधा बट गया। जब आधा आधा 2 भागों में बट गया तो उसी को हमने दाल कह दिया, उसी को हमने दाल कह दिया। ठीक है,
तो चना पूरा होता है लेकिन चने की दाल दो भागों में बटी होती है। बात समझ में आ रही है? तो दो भागों में बटी होती है। तो इसी तरीके से दो भागों में बटे वाले जो प्लांट हैं उनकी पूरी कैटेगरी डाइकोट कहलाती है। तो जितने भी डाले वाले प्लांट हैं वो सारे डाइकोट में आते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से देखो, इसमें बिना बीज वाले, इसमें बीज वाले। जब बीज होंगे तो एक में बीज में कवर होगा, एक में बीज में कवर नहीं होगा। कवर वाले आवृत बीजी, बिना कवर वाले अनावृत बीजी। जब बीज मिल गया तो एक बीज में एक ही, जैसे मोनोकॉट, और जिसमें दो भाग हैं वो डाइकोट कहलाएंगे। अब आप कहेंगे सर एक भाग वाला बताइए, गेहूं को ले लो। गेहूं को आप बीज से फोड़ के देखोगे, नहीं फूटेगा, धूल बन जाएगा। चावल को आप फोड़ के देखोगे बीज से, नहीं फूटेगा, धूल बन जाएगा। चावल एक ही होता है, गेहूं एक ही होता है। गेहूं का दाना दो भागों में नहीं बटता। तो जो दो भागों में बट जाए सो डाइकोट है, जो दो भागों में ना बटे सो एक बीजपत्री है। बात समझ में आई? नहीं आई तो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है। थैलोफाइटा जो वर्ग है, इस थैलोफाइटा, ये देखो ये कैटेगरी क्या है? बिना बीज। थैलोफाइटा में आता है आपका एल्गी। थैलोफाइटा में क्या आता है? एल्गी। एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल। और आता है आपका कवक, जिसे फंजाई कहते हैं। तो इस थैलोफाइटा से क्वेश्चन आते हैं बस। तो थैलोफाइटा को अगली क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैलोफाइटा में हम पूरा शैवाल को पढ़ेंगे, एल्गी को पढ़ेंगे, पूरा कवक को पढ़ेंगे, कवक से बीमारियां पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। थैलोफाइटा सबसे बड़ा ग्रुप है इस संघ का। ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनमें बीज नहीं होते। अब आप कहेंगे सर बीज नहीं होते कैसे, समझाइए। आपने काई देखी है? काई कभी नदी यदि नहाने गए हो, है ना, नदी के बाजू में पत्थरों पे आपने देखा होगा हरा हरा कुछ लगा रहता है ना, उस पर अपना पैर पड़ता है तो अपन फिसल जाते हैं। कुएं, नदी, तालाब, पोखर, है ना, झरना, कहीं भी झरने का पानी पड़ेगा तो पत्थरों पर जो हरा हरा लगा रहता है जिस पर से हम फिसलते हैं हम उसको काई कहते हैं। उसको विज्ञान में एल्गी या शैवाल कहा जाता है। तो उसमें बीज दिखाया आपको? कभी नहीं। उसमें बीज होता ही नहीं है। उसमें बीज होता ही नहीं है, ना उसमें तना होता, ना उसमें जड़ होती, ना उसमें पत्तियां होती। अजीब ही प्लांट है। काई जो शैवाल है वो क्या है? अजीब ही प्लांट है। उसमें किसी प्रकार का जड़, तना, पत्ती नहीं होता, ना ही बीज होते, ना ही कुछ होता। बस क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, इसलिए वो हमें हरे दिखाई देता है और उन्हें प्लांट की कैटेगरी में रख दिया क्योंकि हरे भाग से भोजन बनाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। ब्रायोफाइटा से आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ब्रायोफाइटा के जो प्लांट है वो भी इसी तरीके से छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देते। बस ये याद रख लेना कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का, प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयचर। क्या कहा जाता है? उभयचर। क्या कहा जाता है? उभयचर। एम्फीबियंस जैसे मानव, जैसे एनिमल का जो एम्फीबियंस है वो एम्फीबिया वर्ग है, जैसे मेंढक वगैरह। मेंढक क्या है? उभयचर जंतु है। तो वैसे ही प्लांट की कैटेगरी में भी एक प्लांट ऐसा होता है, एक प्लांट नहीं, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हम उभयचर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। मतलब जमीन पर भी वो प्लांट पाए जाते हैं और वो पानी में भी पाए जाते हैं। वो कौन से प्लांट हैं? ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में बहुत सारे पौधे आते हैं, जैसे रिस्किया, एग्जाम्पल लिख लो अगर लिखना है तो। रिक्सिया, क्या है? रिक्सिया है, मार्केंसिया है ना, एंथोसरोस है। ये सब क्या है? रिक्सिया अधिकतर पूछा जाता है। रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसरोस, ये सारे प्लांट कैसे हैं? ब्रायोफाइटा हैं। और जिन्हें हम पानी में भी पाते हैं, जमीन पर भी पाते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का एम्फीबियंस कहा जाता है। बस आपको ब्रायोफाइटा याद रखना है कि ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस है। टेरिडोफाइटा से अधिकांश तौर पर क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो इस सेक्शन को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। लेक्चर को अंत तक देखिए। अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आज इस लेक्चर में मिलेगी, बहुत सारी। आज आप जड़ के बारे में जान जाएंगे कि जड़ क्या होती है, क्या करती है, पत्ती क्या करती है, तना क्या करता है। अगर आप खेती करते हैं तो आज से आपकी खेती का जो फंडा है वो बदल जाएगा। आज आप प्लांट के पूरे कैरेक्टरों को समझ जाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है। तो पार्ट ऑफ प्लांट को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म, देखो जो इस तरफ वाला भाग था क्रिप्टोगैमस, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहां हम पढ़ रहे हैं फेनरोगैमस को। किसको? फेनरोगैमस को। और फेनरोगैमस के दो भाग हैं, एक है आपका जिम्नोस्पर्म और एक है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको कंपैरेटिवली बता देता हूं।
जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं ये वाले कि इनमें अंडाशय, वलय, है ना, ओवरी, वलय मतलब रिंग, कैम्बियम, फल, बीज कवर समझ गया ना, बीज कवर, और भ्रूण या एम्ब्रियो, ये सब अनुपस्थित होता है। ये सब क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है। क्यों होता है एब्सेंट भाई? क्योंकि ये छोटे प्लांट हैं। ये क्या है, छोटे प्लांट हैं। इतने छोटे हैं कि मान लो जैसे काई है, काई को तो हमने किस में रखा है, काई को तो हमने रखा है थैलोफाइटा में, लेकिन ये काई के थोड़े से बड़े हैं, लेकिन इनमें भी क्या है, अंडाशय नहीं होता, कैम्बियम नहीं होता, है ना, फल नहीं होते, बीज होता तो है लेकिन बीज में कवर नहीं होता, बीज में कवर नहीं होता, भ्रूण नहीं बनता, एम्ब्रियो नहीं बनता। जब बीज में कवर नहीं होता, इसी कारण इनको हमने हिंदी में अनावृत बीजी कहा है। क्या कहा है, अनावृत बीजी कहा है, क्योंकि इनमें आवृत नहीं होता। बात समझ में आ रही है? इसमें ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं ना। आप लिख लेना, आप जब डिफरेंस लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे आप, कि इनका जो तना है, तना होता तो है लेकिन कैसा होता है, नरम होता है। तना कैसा होता है, नरम होता है, जिसे हम सैप वुड कहते हैं। सैप वुड, आपसे पूछेगा कि सैप वुड लकड़ी किस प्लांट से प्राप्त होती है। सैप लकड़ी, आपसे पूछेगा कि सैप लकड़ी किस प्लांट से प्राप्त होती है, तब आप लगाएंगे जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, है ना। सैप लकड़ी का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट लकड़ी। इसको सॉफ्ट लकड़ी भी कह सकते हैं आप, सॉफ्ट लकड़ी या सॉफ्ट वुड भी कह सकते हैं। और ये किससे मिलती है, जिम्नोस्पर्म से मिलती है। कैसे मिलती है अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। और इसके तने कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड तना होता है। कैसे होते हैं, हार्ड तना होता है, कठोर तना होता है। जड़ तना पत्तियां स्पष्ट होती हैं, ठीक है। जड़ तना पत्ती कैसी होती हैं, स्पष्ट होती हैं। आपसे अगर पूछे कि संसार का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, तब आप क्या लगाएंगे। संसार का सबसे बड़ा पौधा अगर आपसे पूछे, तब आंसर आता है सिकोया। तब आप आंसर क्या आता है, सिकोया, जो कि कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कैलिफोर्निया यूएसए का एक राज्य है। लेकिन इसमें एक अंतर है, जब आपसे पूछे कि जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, तब आप लगाएंगे सिकोया, जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एंजियोस्पर्म का पूछे, तब आप लगाएंगे यूकेलिप्टस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी तक आपने कुछ बुकों में सिकोया लिखा देखा होगा, कुछ बुकों में यूकेलिप्टस लिखा देखा होगा। लेकिन वास्तविक अंतर क्या है कि यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी है, और जो सिकोया है ये अनावृत बीजी है। इसमें बीज के ऊपर कवर नहीं पाया जाता, ये नग्न बीजी प्लांट है, ठीक है। तो ये लिखा जब आता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो सिकोया लगा देते हैं, यूकेलिप्टस लगा देते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन होता है और फिर कहते हैं हम सही करके आए थे और हमारा आंसर गलत कैसे हो गया, नंबर कम कैसे हो गए। तो ऐसे ही कम होते हैं, है ना, कि हम पढ़े एक चीज लेते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सिकोया, जिम्नोस्पर्म का पूछे तब सिकोया लगाना है। एंजियोस्पर्म का विश्व का सबसे बड़ा प्लांट पूछे, तब आपको यूकेलिप्टस लगाना है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांटों की बात करता हूं मैं, कुछ देखो। अब हमें क्या है, अब हमें कुछ उदाहरण पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, उदाहरण। देखो ये सब आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। अभी आप कह रहे होंगे सर आपने ये क्या बता दिया, ये क्या मजाक है, ये तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। कैसा लकड़ी, कैम्बियम, अंडाशय, ये हमें कुछ समझ में नहीं आया। अभी आपको क्लियर होगा जब मैं आप इनके उदाहरण दूंगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो नीचे आप क्या लिखो, उदाहरण लिख लो। अभी आपको सिकोया समझ में नहीं आया, यूकेलिप्टस समझ में नहीं आया, लेकिन अभी आएगा। जब मैं आपको अभी आगे उदाहरण बताऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के नीचे आप क्या लिखो, उदाहरण लिख लो। इसके उदाहरण लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखो, अब क्या डाल लो, हेडिंग डाल लो जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के अंदर लिखना शुरू करो, क्योंकि इसके अंदर हम अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे। उदाहरण में आपसे क्या पूछेगा, उदाहरण में आपसे पूछेगा कि क्या पूछेगा
क्या मैं प्लांट लिख देता हूँ, है ना, प्लांट के नाम लिख देता हूँ। देवदार, कॉनिफर, देवदार हो गया, कॉनिफर हो गया, जूनिपर्स हो गया, साइकस, पाइनस हो गया, एफेड्रा हो गया और साइकस हो गया। इतने सारे उदाहरण आप लिख लो, इतने सारे उदाहरण। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बस यही बनेगा कि वो पूछेगा कि इनमें से, निम्न में से कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म है, या निम्न में से कौन सा पौधा एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म को तो आप चुटकी में पहचान लोगे, अभी आगे मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म को बच्चे नहीं पहचान पाते। जिम्नोस्पर्म मतलब आवृत बीज तो है लेकिन बीज के ऊपर कवर नहीं है, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्लांट है, ये इतने आपको रट लेने हैं, इतने से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, कितने आप पढ़ोगे, लेकिन इतने पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म को पढ़ने से ये क्लियर होता है। ये अभी देखो एंजियोस्पर्म में सारे प्लांट आ जाएंगे, जैसे आम है, नीम है, बबूल है, बरगद है, पीपल है ना, सारी सब्जियां हैं, है ना, गेहूं है, चावल है ना, चना है, बटरी है, मसूर है, सारे जितने प्लांट आपको आंखों से दिखाई देते हैं वर्तमान में, जितने आपको दिखाई देते हैं आपके आसपास वातावरण में, वो सब एंजियोस्पर्म है, वो सब एंजियोस्पर्म है। लेकिन जो दिखाई नहीं देते, जिन्हें आप सामान्य तौर पर नहीं जानते, वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। तो ये इतने याद रख लो, देवदार, कॉनिफर, जूनिपर्स, पाइनस, एफेड्रा और साइकस। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि जो देवदार का प्लांट है, देवदार से क्या प्राप्त होता है, सेड्रस ऑयल। क्या प्राप्त होता है, सेड्रस ऑयल। सेड्रस ऑयल का जो ऑयल होता है ना, तेल होता है, एक तेल का प्रकार होता है, वो प्राप्त होता है। जैसे पाइनस से होता है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल किससे मिलता है, जो आप पेंटिंग वगैरह करते हैं ना वानस से, वेनिस से जो पेंटिंग होती है, वो उसमें हम एक ऑयल मिलाते हैं जिसे तारपीन का तेल कहा जाता है। तो तारपीन का तेल जर्नलाइज हमारे जीवन में उपयोग होता है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनता है। तो किस प्लांट से प्राप्त होता है, पाइनस से। तो आपसे पूछेगा तारपीन का तेल किससे निकलता है, तब आप बताएंगे पाइनस से। फिर आपसे पूछेगा कि पाइनस से निकलता है लेकिन ये किस पादप समूह का है, तो ये जिम्नोस्पर्म का है ना। तो जिम्नोस्पर्म भी ऑप्शन में हो सकता है, पाइनस भी हो सकता है। तो तारपीन का तेल जिम्नोस्पर्म के पाइनस से निकलता है ना। इसी पाइनस को हम चीड़ भी कहते हैं, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, आप थोड़ा सा गैप देके लिखा करें, है ना। इसी पाइनस को, पाइनस अगर ऑप्शन में ना हो तो इसी को हम चीड़ भी कहते हैं, चीड़ का वृक्ष, और इसी को ताड़ का वृक्ष भी कहते हैं। इसी को चीड़ का वृक्ष भी कहा जाता है, इसी को ताड़ का वृक्ष भी कहा जाता है, और इंग्लिश में और विज्ञान में इसको पाइनस भी कहते हैं, है ना। भगवान राम को जब सुग्रीव ले गया था और सुग्रीव ने कहा था कि भगवान आप बताइए कि आपके बाण में कितनी शक्ति है, तो राम जी ने कहा कि आजमा लो। तब सुग्रीव राम को ताड़ के पेड़ के पास ही ले गया था, क्योंकि ताड़ का जो पेड़ है ये बहुत मजबूत होता है, बहुत कठोर होता है, और उनसे कहा था कि तुम मतलब आप अगर ताड़ के पेड़ को आपके बाण से काट दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो भगवान राम ने 7 ताड़ के पेड़ को एक बार में काट दिया था। एक बार में आड़े में से 7 ताड़ पेड़ जितने 7 थे कि कितने थे, सभी को काट दिया था। तो ये मजबूत होता है, ये वही पाइनस है, इससे तारपीन का तेल निकलता है, ठीक है। अगर हम कॉनिफर की बात करें, तो जो कॉनिफर है इससे क्या बनता है, कॉनिफर से, चलो अभी थोड़ी देर बाद मुझे याद आएगा। जूनिपर से क्या बनता है, सैड कोस्ट ऑयल। क्या बनता है, सैड कोस्ट ऑयल। इससे क्या निकलता है, जूनिपर से सैड कोस्ट ऑयल निकलता है। एफेड्रा से क्या मिलता है, एफेड्रिन एल्कोहल निकलती है, एफेड्रिन एल्कोहल, है ना। देखो एल्कोहल समझ रहे हो ना, एल्कोहल मतलब शराब। तो एल्कोहल महुआ के पेड़ से भी बनती है, ठीक है, और भी कुछ प्लांटों से बनती है। जैसे मान लो एल्कोलॉइड है, अफीम में भी थोड़ा सा हल्का फुल्का नशीला पदार्थ होता है, एल्कोहल होता है ना। तंबाकू में भी एल्कोलॉइड होता है। तो वैसे एफेड्रा से भी एफेड्रन एल्कोहल महुआ जैसी बनाई जाती है। बात समझ में आ रही है।
तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। और जो साइकस है, साइकस का जो प्लांट है, इस साइकस के प्लांट से साइकस का जो तना होता है, इसके तने से माड़ निकलता है। क्या निकलता है, माड़ निकलता है, और इसी से साबूदाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है। तो आपसे कभी भी पूछे कि साबूदाना किससे बनता है, तब आप लगाएंगे जिम्नोस्पर्म के साइकस के प्लांट से। किससे, इंग्लिश में लिख देता हूं, साइकस, है ना। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो पता नहीं रहती। जब मैं छोटा बच्चा था तब घर में और गांव में मुझे बताया गया था कि जो साबूदाना है, वो साबूदाना मतलब उन्होंने पता नहीं ऐसे ऐसे नाम बताए थे कि मैं क्या बताऊं। कुछ लोग कहते थे कि जड़ों से बनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कंद से बनते हैं, कुछ लोग कहते थे कि प्लास्टिक से साबूदाना बनता है इसलिए इसे खाना बेकार है, पनीर से बनता है। कुछ लोग कहते थे कि मांस आस से बनाया जाता है, मांस आस जो सुअर उअर होता है ना, उसकी चर्बी अरबी से निकाल के साबूदाना, ऐसी बहुत सारी गंदी बातें बताते थे। लेकिन फिर बाद में जब मैंने पढ़ाई की और फिर मैं समझा, तब मुझे पता चला कि जो साबूदाना है वो साइकस के पेड़ के तने से क्या निकाला जाता है, माड़ निकाला जाता है, और उससे साबूदाना बनता है। बात समझ में आई। साइकस क्या है, जीनस है, लेकिन साइकस की एक प्रजाति होती है साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा, तो साइकस रिवोल्यूटा वो प्लांट है। देखो साइकस से तो बनता है, जिम्नोस्पर्म से तो बनता है, लेकिन साइकस रिवोल्यूटा जो इंपॉर्टेंट प्लांट है, उससे साबूदाना तैयार होता है। अब आप कहेंगे प्लांट से जब साबूदाना बन रहा है तो ये उपास में क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ये जो पौधा है, इस पौधे को जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जिम्नोस्पर्म में जीवित जीवाश्म का प्लांट किसे कहते हैं। कौन सा ऐसा प्लांट है जो जीवाश्म की तरह, भांति की तरह गुण प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सा है, साइकस। जीवाश्म क्या होता है, तो जीवाश्म जीवों के अवशेष, जब जीव मर जाता है तब जो उसके अवशेष बचते हैं उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन पौधे के जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है ना। तो पेलियोबॉटनी की तरह ये क्या करता है, गुण दर्शाता है। मतलब ये मरा हुआ प्रतीत होता है लेकिन जीवित होता है। प्लांट कैसा है, मरा हुआ, मरे हुए प्लांट की तरह गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे उपवास में खाया जा सकता है। इसलिए इसे जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है ना। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। साइकस रिवोल्यूटा जो प्रजाति है उससे ये तैयार होता है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सामान्य तौर पर ये चीजें पता नहीं रहती, लेकिन आपको ये चीजों को याद रखना है। साइकस रिवोल्यूटा। और जो देवदार का प्लांट है, उससे सेड्रस सॉइल बनता है, और जो कॉनिफर है उससे कागज बनता है। ये जो कॉनिफर मैंने देखा था, इससे कागज तैयार होता है ना। आपने कागज देखा होगा, जितने भी कागज हैं ये तो आप जानते हैं कि बांस से बनाए जाते हैं, प्लांट से बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कॉनिफर जो प्लांट होता है, कॉनिफरेल्स जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मैंने कैटेगरी आपको नहीं बताई, एक होता है साइकेडेल्स, कॉनिफरेल्स, ऐसी बहुत सारे इसके वर्ग हैं। साइकेडेल्स है, कॉनिफरेल्स है, ठीक है, क्लोमाइडा है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो साइकेडेल्स में साइकस आता है, कॉनिफरेल्स में कॉनिफर आते हैं, और कॉनिफर से ही उसको गला के उससे कागज बनाया जाता है। तो इतने बस जिम्नोस्पर्म के आपको प्लांट याद रख लेना है, आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस एक चीज याद रखना कि इसका जो तना है वो बहुत नरम होता है। बस जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एंजियोस्पर्म से। किससे आते हैं, एंजियोस्पर्म से। तो एंजियोस्पर्म को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, लेकिन इसमें एक समस्या है। इसमें एक क्या है, समस्या है। आप कहेंगे क्या? तो जो एंजियोस्पर्म है ये संसार के सभी डेवलप प्लांट है जो हमें सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन इसे भी हमने दो वर्गों में बांट दिया है। एक है मोनोकोट, एक बीजपत्री लिख लेना, और एक है डाइकोट, जिसे द्विबीजपत्री कहते हैं। ये दो पौधे हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बला है, डाइकोट और मोनोकोट। तो डाइकोट और मोनोकोट को मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे, आप कभी भूल ही नहीं सकते। अगर आपको बीज दे दिया जाए, तो बीज अगर इसको अभी आप किचन में जाना, 4-6 चीजों के बीज लेना, जैसे दाल हो गया, चना ले लेना, बटरी ले लेना, मूंग ले लेना, गेहूं ले लेना, चावल ले लेना। अभी जाके बीज ले लोगे, प्रैक्टिकल कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे।
बीज लेना, बीज को तोड़ना, तोड़ दोगे बीज धूल धूल हो जाए तो मोनोकॉट है। और बीज दो वर्गों में इस तरीके से बट जाए, दाल के फॉर्म में, द्विबीजपत्री है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल, गेहूं चावल। गेहूं चावल का जो प्लांट है वो कभी टूटता नहीं है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जई हो गया, ठीक है, ये सभी जितने भी प्लांट हैं ये सब कैसे हैं? मोनोकॉट हैं। इनके बीज को जब आप तोड़ेंगे टूटेगा नहीं, टूटेगा तो धूल धूल हो जाएगा। दाल जितनी भी है, चना है, बटरी है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इन सभी दालों को जब आप तोड़ेंगे तो ये दो भागों में बट जाएंगी। और दाल हमेशा तोड़कर ही बनाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। तो दाल हमेशा दो भागों में बट जाएगी, डाइकॉट है। लेकिन अगर आपको तना दे दिया जाए तो कैसे पहचानोगे? तना अगर लचीला है, लचीला है, तोड़ा आपने, फोल्ड हो गया, फोल्ड हो गया, मोनोकॉट है। तना कठोर है, कठोर है और चटक की आवाज के साथ टूट जाए, जैसे चना, चना छोटा सा प्लांट होता है लेकिन चने के तने को जब आप तोड़ेंगे तो चट के साथ वो टूट जाएगा, चटक आवाज के साथ टूट जाएगा। तो टूट जाए तो वो क्या है? डाइकॉट है। और नहीं टूटे, गेहूं का पौधा आप उठा के देखेंगे, नरम होगा, बिल्कुल सॉफ्ट, उसको आप मोड़ेंगे वो लफ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, तो क्या है? मोनोकॉट है। गन्ना देखा है? गन्ना, गन्ना गठान से जरूर टूटता है लेकिन गन्ने को जब आप लफाते हैं तो वो लफ जाता है, मुड़ जाता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए वो क्या है? मोनोकॉट है गन्ना। बात समझ में आई? तो चटक के साथ टूटना चाहिए। तना दे दिया, अगर पत्ती दे दी तो आप कैसे पहचानोगे? पत्ती अगर दे दी तो पत्ती को आप फाड़ के देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा टहलने निकलेंगे, अभी आप टहलने निकलेंगे शाम के टाइम, नहीं निकलते तो आज निकल जाइए, एक दिन में आपका कुछ नहीं जाता, बहुत कुछ सीख जाएंगे। टहलने निकलेंगे तो 4-5 जैसे गार्डन में पत्ते उठाना, पत्तों को तोड़ना, और पत्तों को तोड़ने के बाद पत्ते को इस तरीके से फाड़ना, बीच से फाड़ना। पत्ते को जब आप बीच से फाड़ेंगे तो पत्ता अगर दो भागों में इस तरीके से बट गया, दो पालियां आपके पास मिल गई, एक और एक, दो, तो वो द्विबीजपत्री है, क्योंकि दो भागों में बट गई पत्ती, द्विबीजपत्री है। जितने भी बड़े प्लांट आपके आसपास देखते हैं, पीपल है, बबूल है, नीम है, जामुन है, जितने भी बड़े प्लांट हैं सारे द्विबीजपत्री हैं, सारे, सभी की पत्तियां दो भागों में बट जाएंगी। और इसकी पत्ती को जब आप तोड़ेंगे तो इसकी पत्ती बीच में मार्जिन नहीं होती, इसकी पत्ती कैसी होती है? इस तरीके से, इस तरीके से मार्जिन होती है, ये उल्टी सीधी फट जाएगी। ये क्या हो गया? एक बीजपत्री। बात समझ में आई? नहीं आई? समझने की कोशिश करो, फिर से वीडियो देखना, अच्छे समझ में आएगा। जड़ अगर आपको दे दी तो इसकी जड़ ऐसी होंगी, ऐसी रेसेदार जड़ें, रेसेदार, बिल्कुल बारीक बारीक। इसकी जड़ ऐसी गहराई तक जाएगी, मोटी होगी, गहराई तक जाएगी। अभी मैं इसके टाइप बताऊंगा आपको आगे। तो आई होप आपको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बीज के आधार पर भी बता दिया, पत्ती के आधार पर भी बता दिया, तने के आधार पर भी बता दिया, और जड़ के आधार पर भी बता दिया। तो कुछ भी आपको कोई दे दे तो आप खट से पहचान के बता देंगे कि ये भाई एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। और जर्नल वे में मैं कहूं, जर्नल वे में जितने भी बड़े प्लांट हैं वो सब द्विबीजपत्री हैं। ऐसे मैंने याद रखा था मेरे समय में जब मुझसे चीजें याद नहीं होती थी तो मैंने उनको सामाजिक बना के याद करता था। जितने भी बड़े प्लांट मुझे दिख रहे हैं सब द्विबीजपत्री हैं, ऐसा मैंने याद कर लिया। और जितने बचे हैं वो एक बीजपत्री हैं, मोनोकॉट हैं, है ना। लेकिन अब बात हर चीज में रहता है। चना छोटा है लेकिन फिर भी द्विबीजपत्री होता है, क्योंकि फिर उसमें बीज देखना पड़ेगा, है ना, बीज याद रखो फिर उसमें। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल लिख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि एग्जाम्पल से ही बात बनती है। एग्जाम्पल मैं लूंगा, आपके दिमाग में उसका पौधा भी आ जाएगा, पत्ती भी कहीं ना कहीं देखी है आपने, और बीज भी देखा है, तो अच्छे से क्लियर होता है। जैसे मैंने कहा गेहूं, तो गेहूं की इमेज बन चुकी है आपके दिमाग में कि गेहूं भाई ऐसा होता है, हम पिसाने जाते हैं, पिसाते हैं तो वो दो भागों में नहीं बटता और वो टूट जाता है। लेकिन आप अरहर पिसाने जाते हैं, दाल पिसाने जाते हैं तो वो दो भागों में टूट जाती है, ठीक है। तो गेहूं हो गया। चावल हमेशा एक ही बनाया जाता है, चावल को तोड़ते नहीं हैं, एक बीजपत्री है। चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, जई हो गया,
और गन्ना हो गया, गन्ना हो गया। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इतने ही हैं, इतने ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं, लेकिन इतने अगर आपने कर लिए तो आपका क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जा सकता एक भी नंबर का। अभी तक मेरे ख्याल से इनसे बाहर क्वेश्चन ही नहीं गया। इतने अगर आपने याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा, और जितने बचे हैं वो सब इसमें रख दो। अंतर में बहुत मजा आता है याद करने में, बस एक याद कर लो जिसमें कम है और बाकी सब दूसरे में रख दो। अब आपको नीम, बबूल, है ना, जामुन, अशोक हो गया, जितने भी प्लांट दिखते हैं, है ना, अरहर है, चना है, बटरी है, मटर है ना, मसूर है ना, दालें हैं जितनी भी प्रकार की हैं, जितने भी बड़े प्लांट आपको दिखते हैं आसपास, सब इसी में रख दो, सब रख दो, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि देखो सारे बड़े प्लांट तो आप समझ गए कि जैसे अरहर है, आम है, नीम है, बबूल है, ये तो आप समझ गए, है ना, जामुन है, ये तो आप समझ गए। लेकिन मैं यहाँ ऐसे एग्जाम्पल लिखूंगा, ऐसे एग्जाम्पल लिखूंगा, आप तो ये भी लिख लेना, आपको जितने ये दिख रहे हैं आप ये लिख लेना। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल डाइकोट में लिखता हूं जो आपको ऐसे लगेंगे, कैसे लगेंगे, मोनोकोट जैसे लगेंगे, लेकिन है वो क्या, डाइकोट। तो पहले आपको बेसिक लिख लेना है, आम, नीम, बबूल, जामुन, है ना, अरहर, चना, मटरी, बसूर, ये सब लिख लेना है आपको। लेकिन उसके बाद लास्ट में आपको लिख लेना है दिक्कत वाले। कैसे, दिक्कत वाले, जिनमें हमें लगता है कि ये हैं जबकि हैं डाइकोट। जैसे मूली, मूली छोटा सा पौधा है, आपको लगेगा मोनोकोट है लेकिन डाइकोट है। मूली की बात क्या है, सलजम, सलजम छोटा लगता है लेकिन है क्या, डाइकोट है। सरसों, सरसों, सरसों बिल्कुल गेहूं जैसा लगता है। सरसों का पौधा और गेहूं का पौधा बराबर होता है, अगर आप कहीं देखें तो सरसों गेहूं में पाई जाती है, लेकिन गेहूं मोनोकोट है, सरसों डाइकोट है। क्यों है, क्योंकि इसका तना भी टूट जाता है, तना भी टूट जाता है, और इसका बीज भी दो भागों में बट जाता है, और इसकी जो जड़ है वो गहराई तक जाती है। इसमें जड़ में रेशेदार जड़ नहीं होती। सरसों हो गया, सरसों हो गया। भिंडी हो गया, भिंडी का तना बीज से टूट जाता है और बीज दो भागों में बटता है। अगर भिंडी काटी हो कभी तो आप जानेंगे। भिंडी हो गया। तरबूज, तरबूज, तरबूज। धनिया, धनिया को देखा होगा आपने, धनिया, धनिया जो है, धनिया को तोड़ते हैं आप, चटक के साथ टूटती है धनिया, धनिया चटक के साथ टूटती है, और जो धना मिलता है ना, धना, वो धना भी दो भागों में बट जाता है, धना भी दो भागों में बट जाता है। आलू, आलू, अब आप कहेंगे आलू क्यों, आलू क्यों, तो आलू इसलिए, आलू का तना तोड़ के देखना, आलू का तना तोड़ के देखना, आलू का तना चटक के साथ टूटता है, इसलिए वो क्या है, द्विबीजपत्री है। टमाटर, टमाटर, टमाटर का बीज भी दो भागों में बंटता है, बीज आपने कभी देखा नहीं होगा, तना देखना, तना वैसे तना टूट जाता है, और इसकी जो जड़ है वो इसमें मूसला जड़ होती है। मिर्च, मिर्च, मिर्च का बीज भी दो भागों में बंटता है, और मिर्च का तना भी चटक के साथ टूटता है, और जड़ मूसला जड़ होती है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें लगते क्या हैं, मोनोकोट लगते हैं, जबकि हैं क्या, डाइकोट। ठीक है, तो आई होप अब यहां पर आपको डाइकोट और मोनोकोट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको यहां पर मिटा दूं, ये सब मैं यहां मिटा दूं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख लिए हैं। अब हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ी सी जगह छोड़ देना अगर कोई क्वेश्चन मिले। हाँ, एक चीज और, एक चीज बताना तो मैं भूल गया, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इनका बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम या ना वनस्पति विज्ञान का नाम, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम की जिम्मेदारी, साइंटिफिक नेम की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। साइंटिफिक नेम में क्या समझाऊंगा, साइंटिफिक नेम में, वैज्ञानिक नाम में मैं क्या समझाऊंगा, आप खुद बताओ। मैं यहां से लिखा दूंगा, तो लिखने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप गूगल में डालो कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम, सर्च हो जाएगा, या जितने मैंने यहां लिखाए हैं उनका आप सर्च कर लो, गूगल में तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, हमारा समझ आएगा, इतने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझा दूंगा। जैसे आसपास की जितनी भी सब्जियां हैं, अनाज हैं, उनको याद कर लो, आसपास के कुछ जानवर हैं उनको याद कर लो। जैसे गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, चना सिसर एरेंटम, मटर पिजम सेटिवम, सरसों ब्रेसिका कॉम्पटेरिस, है ना, गाय बोस इंडिकस, चावल ओरजाया सेटाइवा,
आलू सोलेनम टिब्रिशम, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे प्याज है ओलिवम सीपम, ऐसे कुछ आपको इंपॉर्टेंट याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। सब्जी याद कर लो जो खाते हो, है ना, और अनाज जो खाते हो वो याद कर लो, और आसपास जो पालतू वालतू जानवर हैं उनको याद कर लो, और जो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं उनको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। मुश्किल से 20-30 याद कर लोगे, 30 याद कर लोगे, काम आपका हो जाएगा। बॉटनिकल नेम आपको याद करना है, ठीक है। अब हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट जब हमारे समाप्त होंगे तो उसके लास्ट में आप वनस्पति विज्ञान की हेडिंग डालेंगे और 30 से 40 वैज्ञानिक नाम आप खुद लिखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। नंबर 1 आप लिखो विश्व का सबसे लंबा पौधा, विश्व का सबसे लंबा पौधा, विश्व का सबसे लंबा पौधा। पहला फैक्ट डालो सबसे लंबा पौधा। तब एनजीओस पर में आपको हमेशा लगाना है यूकेलिप्टस। क्या लगाना है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्यों लगाना है भाई साहब? यूकेलिप्टस क्यों लगाना है? क्योंकि एंजियोस्पर्म में पूछा है। जिम्नोस्पर्म मैंने लिखा दिया है सिकोया, ठीक है। यूकेलिप्टस अगर ऑप्शन में ना हो तब यूकेलिप्टस का अन्य नाम है बाढ़ का आतंक। क्या नाम है? बाढ़ का आतंक। इसको बाढ़ का आतंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाढ़ अधिक आती है इसके होने से। सबसे छोटा पौधा, सबसे छोटा पौधा पूरा लिखना है ना, छोटा पौधा क्या लगाएंगे? लेमना। क्या लगाएंगे? लेमना। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? यूकेलिप्टस हो गया। छोटा कौन सा हो गया? लेमना हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा बीज, संसार का सबसे बड़ा बीज, संसार का सबसे बड़ा बीज अगर आपसे पूछे तब आप लगाएंगे लार्डेसिया। क्या लगाएंगे? लार्डेसिया। संसार का सबसे बड़ा बीज कौन सा है? लार्डेसिया है। और संसार का सबसे छोटा बीज अगर आपसे पूछे तब आपको लगाना है ऑर्किड। क्या लगाना है? ऑर्किड, है ना। तो यहां मैंने बीज लिख दिया, ये बड़ा है ये छोटा है, मैंने यहां पर ग्रेटर देन लेस देन लगा दिया, ये बराबर हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा फूल, बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा जो फूल होता है वो होता है रेपलेसिया का। किसका होता है? रेपलेसिया का, है ना। और सबसे छोटा फूल किसका होता है? वोल्फिया का। किसका होता है? वोल्फिया का। बात क्लियर है? सबसे बड़ा फूल किसका होता है? रेपलेसिया का। और सबसे छोटा किसका होता है? वोल्फिया का होता है। बात क्लियर है? ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा फूल के बाद विश्व की सबसे बड़ी पत्ती, विश्व की सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? तब आप लगाएंगे विक्टोरिया, है ना। महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, विक्टोरिया रेजिया। विक्टोरिया रेजिया। संसार की सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? विक्टोरिया रेजिया पौधे की होती है। वैसे इतना डीपली पूछेगा नहीं। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। संसार की सबसे बड़ी घास, संसार की सबसे बड़ी घास कौन सी है? तब आपको आंसर लगाना है बांस। क्या लगाना है? बांस, जिसको इंग्लिश में बंबू भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बंबू भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में इसकी डेंड्रोकेलोमस प्रजाति पाई जाती है। कौन सी प्रजाति पाई जाती है? केलोमस, डेंड्रोकेलोमस प्रजाति पाई जाती है। एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में बांस की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो डेंड्रोकेलोमस की प्रजाति पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस का उत्पादन कहाँ होता है? बांस से बांस और बांस से बालाघाट, बांस से बालाघाट, बांस से बालाघाट, बांस से बरसा, बांस से बालाघाट, बांस से बरसा, बांस से बांस। सर्वाधिक बरसा भी बालाघाट में, सर्वाधिक बांस भी आपका बालाघाट में, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ी घास है। विश्व का सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा, विश्व का सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस ही है। विश्व का सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस ही है। कौन सा है? बांस ही है। हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना। तब आपको क्या लगाना है? बांस को ही कहते हैं, ठीक है। इतने सारे पॉइंट। सबसे बड़ी घास बांस, सबसे लंबी घास बांस, सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा बांस, हरा सोना बांस, ठीक है। हरा सोना बांस को कहा जाता है। सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। सफेद सोना, काला सोना, हरा सोना और मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना आयरन पैराइटिस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब हम केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बताइए कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया, अब आप आगे बढ़िए, ठीक है।
तो इतनी सारी अगर जानकारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म ये सब बेसिक फैक्ट थे, इतने सारे बेसिक फैक्ट आपको याद रखने हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब इन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट में एक हेडिंग डालो, कुछ पौधों में पाए जाने वाले विशेष पदार्थ। कुछ पौधों में पाए जाने वाले विशेष पदार्थ, कुछ पौधों में पाए जाने वाले विशेष पदार्थ। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ये है कि जैसे मान लो कोई पौधा है और कोई पौधे में किसी न किसी प्रकार का गुण होता है। कोई पौधा है ना, क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हैं तो पौधा तो पढ़ना ही पड़ेगा। पौधों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका वैज्ञानिक नाम, जो आप लिख लेंगे, है ना, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन पौधे में वैज्ञानिक नाम के साथ साथ कुछ पदार्थ होता है। कुछ क्या होता है, पदार्थ होता है, इसलिए हम उसे क्या कहा, खाते हैं। पौधे को हम क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ विशिष्ट पदार्थ है, कुछ ना उसकी विशेषता है ना। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मुझ में भी कोई विशेषता है, आप यहाँ पढ़ रहे हैं आप में भी कुछ विशेषता है। ठीक है, तो ऐसे ही पौधों में कुछ विशेषता होती है उसके पदार्थ के कारण। तो बस क्वेश्चन दो ही पूछे जाते हैं, पदार्थ और वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम आप याद कर लेंगे, पदार्थ मैं यहाँ लिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक तरफ आपको पौधों के नाम लिखते जाना है, ठीक है, दूसरी तरफ आपको पदार्थ लिखते जाने हैं कि भाई उनमें पदार्थ ऐसा क्या है जो इसका कारण है। ठीक है, तो सबसे पहला है आंवला। आंवले का कसेलापन, आंवले का कसेलापन, आंवले का कसेलापन। तो आंवले का जो कसेलापन है वो क्यों होता है, वो क्यों होता है, तब आपको लगाना है टेनिन। क्या मौजूद होता है उसमें, टेनिन। ठीक है, तो टेनिन एक अम्ल होता है और यही टेनिन, ये टेनिन अम्ल होता है, एसिटिक नेचर का होता है और ये बहुत ज्यादा एसिटिक होता है, बहुत ज्यादा एसिटिक होता है। इसी कारण आंवला हमें कैसा लगता है, कसेला लगता है। कैसा लगता है, कसेला लगता है। ठीक है, और अगर आपने आंवला ज्यादा खा लिया है तो ये आपके पेट को खराब कर देता है, क्योंकि अम्लीय चीजें खाने से पेट खराब होता है। आंवले का वैज्ञानिक नाम है एम्ब्लिका ओसोफिनियल्स। आंवले का वैज्ञानिक नाम है एम्ब्लिका ओसोफिनियल्स। एम्ब्लिका ओसोफिनियल्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक विटामिन सी का सोर्स क्या है, आंवला है। आंवले का मुरब्बा वगैरह भी बनता है। और आंवले की एक प्रजाति है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसका नाम है कंचन। क्या नाम है, कंचन। कंचन प्रजाति अगर आपसे पूछे तब आपने बताना आंवला। नेक्स्ट लिखो बादाम। बादाम की कड़वाहट, कड़वाहट। बादाम में जो कड़वाहट है वो क्यों, किसके कारण होती है, एमाइलेडिन। एमाइलेडिन, एमाइलेडिन के कारण बादाम में क्या होती है, कड़वाहट होती है, एमाइलेडिन। तीसरा होता है आपका टमाटर। टमाटर, टमाटर का लाल होना। टमाटर का लाल होना किसके कारण होता है, लाइकोपीन। लाइकोपीन, ये कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे एग्जाम में कि टमाटर का लाल होना तो लाइकोपीन। टमाटर का लाल होना लाइकोपीन, टमाटर का लाल होना लाइकोपीन। लेकिन टमाटर का खट्टा होना, बच्चे लाइकोपीन लगा देते हैं, बस यही पढ़ाया जाता है। टमाटर का लाल होना लाइकोपीन, अगर खट्टा है तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसलिए टमाटर हमें खट्टा लगता है। एक क्वेश्चन आप बताएंगे, टमाटर में फटन। टमाटर में फटन, है ना, ये होशियार बच्चों के लिए क्वेश्चन है। टमाटर का लाल होना, टमाटर का खट्टा होना, टमाटर में फटन। टमाटर कभी कभी फट जाता है, तो वो क्यों फटता है, इसका आंसर आप मुझे देंगे। ये क्वेश्चन तो मुझे देना चाहिए, मैं भूल गया था। मिर्च में तीखापन, मिर्च में तीखापन किसके कारण, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन, मिर्च में तीखापन क्यों होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है ना, कैप्सेसिन के कारण होता है। और इसी कैप्सेसिन में, इसी मिर्च में विटामिन सी भी थोड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, मूली का तीखापन, मूली तीखी लगती है ना बहुत ज्यादा, तो मूली तीखी क्यों लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका आइसोसाइनेट। क्या होता है, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, है ना। नेक्स्ट लिखो आलू का हरा होना। आलू का क्या होना, हरा होना। कभी कभी आलू हरा हो जाता है ना, तो क्यों होता है, सोलेनिन के कारण। क्या बढ़ जाता है उसमें, सोलेनिन। सोलेनिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आलू हरा दिखाई देने लगता है। फिर इसके बाद आता है गाजर।
गाजर का पीला होना, गाजर पीली रहती ना, तो गाजर का पीला होना कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। गाजर का पीला होना कैरोटीन। लेकिन इसी में पूछे गाजर का लाल होना, लाल होना, तब आप लगाएंगे एंथोसायनिन। एंथोसायनिन, ये बहुत अंतर कर देता है। इसी में बच्चे गलती कर देते हैं और कहते हैं कि यार हमने तो इतना पढ़ लिया, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी नंबर नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यही अंतर होता है कि वो पूछता कुछ और है। देखो अभी तक बस यही पढ़ा जाता है कि गाजर में कैरोटीन है, लेकिन आज आपने पहली बार सुना होगा कि गाजर में एंथोसायनिन भी होता है। तो गाजर या तो पीली होगी या लाल होगी, होती तो दोनों हैं। लाल पूछे तब एंथोसायनिन लगाना है, पीली पूछे तब आपको कैरोटीन लगाना है, और कुछ नहीं पूछे तो आपको कैरोटीन लगाना है, क्योंकि गाजर में क्या होता है? कैरोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एक चीज और याद रखना कि लाल किसी भी चीज का कारण हो, लाल किसी भी चीज का कारण हो, तब आपको एंथोसायनिन ही लगाना है। चलो यहां लिख लो, यहां नोट करके लिख लो कि किसी भी चीज का लाल होना एंथोसायनिन को दर्शाता है। गाजर हो, गाजर हो, सेब हो, सेब भी लाल होता है ना, जितना ज्यादा एंथोसायनिन होगा सेब लाल होगा। प्याज को, प्याज लाल होती है ना, प्याज, प्याज भी लाल होती है। तो इन सभी का लाल होना, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा हो, तो कोई भी चीज अगर लाल है तो उसका कारण बाय डिफॉल्ट एक ही है, एंथोसायनिन। एंथोसायनिन नोट करके लिख लेना इसको। ये एक शब्द आपकी सारी चीजों को निकाल देगा, सारी सब्जियों को निकाल देगा, लाल वाली। ठीक है, चलो फिर आप प्याज की बात कर लेते हैं। प्याज की बात कर लेते हैं। प्याज में अगर आपके आंसू आ रहे हैं, चलो तीखापन लिखो पहले। प्याज में तीखापन, प्याज में तीखापन, प्याज में तीखापन क्यों होता है? क्योंकि प्याज में क्या होता है? एलाइल, क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल, एलाइल प्रोपाइल, क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, है ना, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड लिख लेंगे आप। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड पूरा लिख लो आप। तो डाइसल्फाइड होता है जो प्याज की तीखापन का कारण है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्याज में आंसू क्यों आते हैं, प्याज में आंसू आने का कारण क्या है, तब आप लगाएंगे सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, प्याज में क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल होता है, सल्फोनिक अम्ल। प्याज में क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल होता है, जिसके कारण आंसू आते हैं। तो देखो बन गया ना क्वेश्चन। प्याज अगर तीखी है तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, प्याज अगर आंसू आ रहे हैं तो सल्फोनिक अम्ल, प्याज अगर लाल है तो एंथोसायनिन, प्याज अगर लाल है तो एंथोसायनिन, और प्याज अगर पीली है, प्याज अगर पीली है तब आप क्या लगाएंगे? तब आप क्या लगाएंगे? तब आप लगाएंगे केरोसिटिन। क्या लगाएंगे? केरोसिटिन, केरोसिटिन, केरोसिटिन। प्याज अगर लाल है तो एंथोसायनिन, प्याज अगर पीली हो जाती है ना कभी कभी, तो आप लगाएंगे केरोसिटिन। ठीक है, पपीता अगर पीला है, पपीता तो पीला ही होता है, पपीता अगर पीला है तो उसमें क्या है? कैरोटीन है। क्या है? कैरोटीन है। लाल पूछे तो एंथोसायनिन लगाना है, सॉरी कैरोटीन नहीं, कैरोकोजेंथिन है इसमें, कैरिकोजेंथिन, कैरिकोजेंथिन। पपीते का पीला होना कैरिकोजेंथिन। करेला, करेला कैसा होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है ये बताने की जरूरत है। मर्मीकोसाइड, क्या होता है करेले में? मर्मीकोसाइड, मर्मीकोसाइड। खीरा, खीरा भी क्या है? ककड़ी है। खीरा भी क्या है? ककड़ी है। लेकिन खीरा मीठा होता है, लेकिन कभी कभी कड़वा हो जाता है। क्यों हो जाता है?